Bismillahirrahmanirrahim. Allah ke paak naam se we start another session, Coffee with CEO. And the Coffee with CEO basically is a service, is a product, and for the young people, young aspiring CEOs and students as well. And it's a basic service by the CEO Club Pakistan and CEO Today magazine. And the basic concept, just the two objectives of having this CEO Coffee with CEO session. The first is to set the direction for the young people, because we feature the successful stories in our talks and in magazines and the book as well. And the basic objective is because as per the research by the Gallup, by the Dawn, they say Pakistani youth especially, they're very talented but they're directionless. They do not set the visions, set the goals, and develop their own entrepreneurship skills and develop their companies and create the wealth for the country. And the second objective of this talk is conversation is inspiring the nation, because during the COVID and even still the COVID is going on, the people are very depressed, people are frustrated, jobless, are looking for the jobs. But this kind of the conversation will ignite the inspiration and to go for the bigger thing despite all the challenges and all the crises. So this is the two pronged strategy for the type of the conversation. Okay, now today usually we have one CEO for the Coffee with CEO program, but today we are fortunate enough, we have three CEOs. It means Coffee with CEOs. So today the company is the Prince, who are the automobile sector, and we will ask these questions. Pandemic ने क्या इनके ऊपर impact create किया, और इसमें आज तीन हमारे पास माशाल्लाह, और खुशी हो रही है कि मैं इसमें काफ़ी बुजुर्ग आदमी हूँ और ये तीनों यंग सीईओज हैं. तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराऊंगा मिस्टर अदील का. अदील बेसिकली एक जो सीईओ हैं, एमडी हैं जो प्रिंस के, और डीएफएस जो कि 580 इनका ग्लोरी 580 का एक ब्रांड है जो इन्होंने फोर व्हीलर्स में इन्होंने लॉन्च किया. इसकी क्या स्टोरी है. फिर मेरे साथ जो बैठे हैं हमारे एक दूसरे दोस्त हैं रहील उस्मान साहब, जो कि 3 व्हीलर के माशाल्लाह सीईओ हैं. इनको क्या सक्सेस और ऑटोमोबाइल्स में और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे इन्होंने जॉब्स क्रिएट इन्होंने रिटेन रखी, इन्होंने अपने बंदे ले ऑफ नहीं किए. और उसके बाद हमारे यंगेस्ट सीईओ हैं मिस्टर सलमान तनवीर साहब हैं, जो कि 2 व्हीलर को देखते हैं, और ये माशाल्लाह बहुत ही यंग अभी इन्होंने यूके से पढ़ के और आके अपना बिजनेस को माशाल्लाह टेक ओवर किया है. तो इनसे हम पूछते हैं इन्होंने क्या अचीवमेंट्स किए. तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर अदील से कि अदील ये बताइए कि प्रिंस की क्या एक इन नटशेल सक्सेस जर्नी है, क्या उन्होंने रोड ब्लॉक्स देखे और इन कोविड ने क्या इन पे इम्पैक्ट किया, और लेटर भी हम इनसे पूछेंगे जो इनका जो 4 व्हील ड्राइव का जो नया ब्रांड लॉन्च हुआ ग्लोरी 580 उसकी क्या सक्सेस का स्टोरी है. ओवर टू अदील. अदील साहब बताइएगा. पहले तो आपको शुक्रिया सर, कैसा लगा आपको सीईओ क्लब और मैनेजमेंट हाउस सर? नहीं, it's my first visit and I'm really impressed, mashallah, with the level of setup and the level of facilities you have here are admirable, and और मैं तो बिल्कुल जो आगे फ्यूचर ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं मैनेजमेंट हाउस को जो है वो चूज करूँगा, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स एट आवर. नहीं, ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है. वो कहते मैं अभी बता रहा था कि $1 इन्वेस्टमेंट जो होती है ना किसी ह्यूमन रिसोर्स पे, अगर कंपनी जो यूएसए का केस स्टडीज हैं, रिसर्च कहती है कि वो यील्ड $25. तो ये इतना बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है जब आप ह्यूमंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी कंपनी की उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं. अदील जरा बताइए कि प्रिंस के बारे में बताइएगा. आप माशाल्लाह यंग लोग हैं, मुझे लग रहा था अभी आप किसी कंपनी मल्टीनेशनल में किसी बैंक मैनेजर होंगे या किसी, तो आप माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं. थोड़ा सा प्रिंस के बारे में बताइए और फिर अपनी ग्लोरी 580 के बारे में, प्रो के बारे में बताइए. जी, बेसिकली प्रिंस डीएफएस के जो है वो हम लोगों ने इन 2017 उसकी जो है वो इंक्यूबेशन जो शुरू किया हमने अभी रिसेंटली. जी 2017. yes. So this was after the 2016-2021 auto policy जो पिछली गवर्नमेंट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो दे के गई थी to encourage new automakers to come into the market. As we know, there has been 3 to 4 automakers जिन्होंने एक मोनोपोली बनाई हुई है मार्केट में. और उनकी ही गाड़ियाँ बिकती थी पाकिस्तान में, और कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस नहीं थी. कंज्यूमर्स वर sick and tired due to the high prices and the low quality. So then when the policy came, it gave us a lot of advantages. हमें काफ़ी ड्यूटी के ड्रॉबैक्स मिले और काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस थे मशीनरी में, और काफ़ी जो है वो हमें गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटेट किया. So with looking at that, हम लोगों ने फिर we
decided to jump in. We had a JV with one of the top automakers in China, which is the Dongfeng Group. Dongfeng is a Fortune 500 company based out of China, and they've got अगर आप चाइना जाएं, so you would see them everywhere. They're a household brand. और उनकी जो SUVs हैं, they're very famous in that. It's the first number SUVs अगर आप sales के साथ में हैं, तो जो सबसे ज़्यादा crossover SUVs बिकती हैं, वो Dongfeng की बिकती हैं. So we had हमने initially उनके साथ JV किया, and we brought in our light commercial गाड़ियाँ, ये जो आप देखते हैं commercial use के लिए 7-seater गाड़ियाँ होती हैं और commercial 1-tonner जो उसका loader होता है वो, तो वो हमने लाए और इनिशियली अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला पाकिस्तानी मार्केट से. नो डाउट थोड़े इश्यूज थे क्योंकि जो ऑटो मेकर्स थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए, गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस लगा दिए इन टर्म्स ऑफ एडवांस विथ होल्डिंग FAD. तो उसके बाद थोड़ा हम हर्ट हुए. हम जब कमर्शियल में थे तो हमने ये देखा कि जो पैसेंजर सेगमेंट है ना, ये बहुत वेकेट है, और स्पेशली जो लोअर सेगमेंट लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनको एक गाड़ी चाहिए अपने लिए, फैमिली के लिए जिसमें वो ट्रैवल कर सकें. और जो नई जनरेशन है, जैसे आपने अभी डिस्कस भी किया कि पाकिस्तान में यूथ बहुत ज़्यादा है, और जो यूथ है ऑब्वियसली उसको इंटरसिटी ट्रैवल करना, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया, पंजाब का तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो पीपल want to move from one city to another traveling के लिए और for their business और for jobs. तो हमने फिर एक छोटी गाड़ी इंट्रोड्यूस की बाय द नेम ऑफ प्रिंस पर्ल 800 सीसी, और हमने उसको पाकिस्तान की सबसे सस्ती हैचबैक बनाया. हमने उसकी जब ओपनिंग प्राइस थी तो 10.5 लाख रुपए में, और अल्हम्दुलिल्लाह फेब में हमने उसको लॉन्च की, और जब उस गाड़ी की पहले महीने के अंदर वी गॉट इतनी बुकिंग्स मिली कि वी weren't even expecting it. Wow. So we got about ये फरवरी 2020 में, फरवरी 2020 में, बिफोर कोविड, जस्ट एग्जैक्टली बिफोर कोविड हमने लॉन्च किया, और हमें जो है वो 2500 बुकिंग इन द मंथ ऑफ फरवरी हमें मिल गई. तो अल्लाह का शुक्र है कि वो गाड़ी हमने फिर, आपको पता है कोविड आ गया, हमारी फैक्ट्री ज़्यादा बंद. कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा ये आपकी सारी कार की जो सेल्स में और इसकी जो डिमांड में? बहुत बुरा इम्पैक्ट रहा. इम्पैक्ट ऐसे बुरा रहा कि हमने जैसे ही लोगों को डिलीवरीज देनी थी, हमारी फैक्ट्री शट डाउन कर दी. हमारी जब फैक्ट्री शट डाउन की तो ऑब्वियसली जो कस्टमर जिन्होंने हमें बुक की हुई थी गाड़ी, उनकी डिलीवरीज डिले हुई, जिसकी वजह से उनको भी परेशानी हुई, हमें भी परेशानी हुई. ऑब्वियसली काफी सीरियस क्राइसिस आया. ऑब्वियसली देखिए जब ऐसी कोई चीज, दिस इज द होल ग्लोबल के साथ, ये नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हो, किसी और के साथ, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रेक होगी. एग्जैक्टली. और जब ये हुआ है तो फिर देखें पहली बार हुआ है जो चीज हुई है, ऐसे चीज आपने कभी देखी नहीं. तो यू weren't ready for it, nobody was ready for it. और अब जो है, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कि everybody has in their mind कि यार कभी ऐसा कुछ हो सकता है, तो कोई उसके लिए प्लान बी या प्रिकॉशनरी मेजर्स अब रखते हैं. लेकिन उस टाइम पे there was nothing you could do. अभी भी देखें कोविड के जो है वो हम अभी भी इफेक्ट्स हैं जो वेयर कर रहे हैं, कर रहे हैं कि जो हमारे वेसल्स चाइना से जो हमारी किट्स आती थी, उनको यहाँ पहुँचते हुए तकरीबन 60 दिन लगते थे. ड्यू टू कोविड के बाद जैसे काम खुला है और जो डिमांड बढ़ना शुरू हुई है, तो जो कंटेनर रोल ओवर है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ, बैकलॉग लग गया. तो वो जो लीड टाइम था 60 दिन का, वो आप चला गया 95 दिन, 120 दिन. तो हम लोगों ने तो ऐसे ही अपना प्लान किया होता है कि जी हमारी किट्स पहुँचनी है, प्रोडक्शन लाइन पर रखनी है, तो वो जो गैप्स हैं उसकी वजह से भी अब हमें डिलेज है. अब हमें बाय एयर शिपमेंट्स मंगवानी पड़ रही है, जो ऑब्वियसली कॉस्ट जो एक्सपेंसिव हमारे लिए. तो ये कोविड ने कुछ चीजें ऑब्वियसली खराब, लेकिन डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह जी, डिमांड है. और ये जो लोगों को एक लो कॉस्ट जो एक व्हीकल मिल रही है, तो वो भी इसका आप उनको दे रहे हैं. हम आगे चलते हैं. राहील अपना बताइए कि आपकी माशाल्लाह ये हम जरा बड़ी तरतीब से 4, 3 एंड 2 व्हीलर पे हम आएंगे. और आप राहील अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ से तालीम हासिल की, और 3 व्हीलर्स का ये जो क्या इसकी सक्सेस है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत डिमांड है इसकी भी, 3 व्हीलर की भी, क्योंकि एज अ लोडर यूज करते हैं. पहले टांगा हुआ करता था और फिर आपने आके उनकी कमी पूरी की, बच्चा लोगों को नई तरफ लेके आए. प्लीज शेयर विद योर स्टोरी सर. थैंक यू जा साहब. First of all, I started my education. I did my BSc from London. I went there in 2009. Did my BSc in marketing. उसके बाद फिर I did my MSc in advanced marketing from Australia, Melbourne, Monash University. जो मोनाश से पढ़े आप? जी मैं वहाँ से पढ़ा हुआ. तो उसके बाद I came back to Pakistan और फिर यहाँ पे I joined the family business.
तो जब मैं आया था तभी 3-wheeler जो लोडर था तभी वो मार्केट के अंदर नया इंट्रोड्यूस हो रहा था. ओके. तो वी वर द फर्स्ट. दिस इज अराउंड 2016 की बात जी. 2016 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हो रहा था. तो वी वर द पायनियर्स इन गेटिंग द 3-wheeler लोडर इन पाकिस्तान. और जब फिर मैंने किया तो फिर मैंने इसी प्रोजेक्ट को लेके चला. फिर हम रोड प्रिंस के ब्रांड नेम के अंडर हमने इसको स्टार्ट किया और ये बहुत ज़रूरी था एंड इट वाज द नीड ऑफ द मार्केट. क्योंकि लोगों के बिजनेस बंद भी कराए इसका मतलब क्योंकि वो तो 3-wheelers पहले वो 1-2 के ही कराए जी. वो लोग कहते थे यार हमारा जैसे ऊबर वालों ने आम टैक्सी वालों के बिजनेस बेट किया. टेक्नोलॉजी तो फिर इम्पैक्ट करती है. तो वो ज़्यादातर पहले क्या करते थे, जिसने ये काम करना होता था वो 1 मिलियन की लोडर लेता था 4-wheeler के अंदर. तो वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती थी एक बंदे के लिए. तो फिर हमने सेम साइज सेम वेटिंग कैपेसिटी के साथ एक चीज़ इंट्रोड्यूस की 0.2 मिलियन के अंदर, मतलब 8 लाख के फ़र्क के साथ. तो 2 लाख पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस की तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फिर उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं है. हर बंदे को एक रोज़गार शुरू करना है तो उसके लिए दिस इज़ अ वेरी लेस अमाउंट. हाँ. तो और उस पर वो अच्छा खासा लोडिंग का काम. और फिर many construction companies contacted us, health, food, हर चीज़. और लोगों ने फिर इसी के ऊपर ही जाके अपना कैंटीन्स बनाई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बनी इसके ऊपर. जो कैंटीन थे, मूविंग कैंटीन्स बनी. हमसे फिर अच्छा खासा CSR के अंदर भी इसको हमने यूज़ किया. हमने इसी चीज़ को दिया. बहुत NGOs ने लिया वेस्ट गार्बेज मैनेजमेंट में किया पूरे सेक्टर को. एग्जैक्टली हमने पूरे सेक्टर को किया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर द नंबर 1 कंपनी ऑफ सेलिंग लोडर्स इन पाकिस्तान. सो इसी वजह से कहते हैं कि उन्होंने नहीं कोई ऐसा आइडिया है किसी में कराची वालों को, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी. कराची वालों वहाँ भी डिमांड है. कराची वाले भी सेटअप है आपका? कराची में भी सेटअप है. वी हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स इन कराची ऑल ओवर पाकिस्तान. लाइक नहीं है मैन्युफैक्चरिंग इज इन लाहौर. हम लाहौर में सारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 3-wheelers की अपना. पूरी फैक्ट्री चाहिए होगी. हाँ. नहीं आगे जाके इंशाल्लाह हम उसके ऊपर जो है ना सारा प्लान कर रहे हैं. कंपेटिटर्स तो बहुत हैं हमारे पास. कराची में भी कंपेटिटर्स हैं, लाहौर के अंदर मतलब पंजाब में भी कंपेटिटर्स हैं. मगर ऑब्वियसली वी गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द मार्केट कि हम पहले आए तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिला. और ऊपर से फिर जो चीज़ हमारी फैमिली और उसमें है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं मार्केट में. सो दैट इज़ ऑल्सो द थिंग कि प्राइस को इतना ही देखा, क्वालिटी को देखा. तो क्वालिटी वाली चीज़ ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी. और फिर कोविड ने क्या इम्पैक्ट किया और क्या डिमांड है बाकी फ्यूचर में क्या देखते हैं? एजाज साहब, कोविड के अंदर बहुत सी कंपनीज, हमारे भी ग्रुप के अंदर बहुत सी कंपनीज अफेक्ट हुई. मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा 3-wheeler सेक्टर था वो बहुत ग्रो किया. It showed a 30 to 40% growth in the COVID times. In 2020. We recruited more people in this time. 4 से 5 महीने जो थे. तो इसमें क्योंकि सीन ये था कि बाकी सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, ज़्यादातर कुछ चल नहीं रहा था. मगर ज़्यादातर हेल्थ और ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की लोडिंग के लिए तो काम चाहिए था ना. फूड की लोडिंग, अनलोडिंग और सारे इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन करना था इसको हर जगह पे. एसेंशियल्स में आता है ये तो. एग्जैक्टली. एसेंशियल में ट्रांसपोर्ट एसेंशियल में था. तो इसलिए फिर इसकी सेल्स और ग्रो की. जो हम पीछे रिवर्स सोच रहे थे ये और ज़्यादा ग्रो था इस पे. तो दैट वाज वेरी नाइस फॉर अस. हमारे यंग सीईओ बैठे हैं यार. मुझे तो इतना मजा आ रहा था. यंगेस्ट, मैं तो इतना स्माइलिंग फेस हैं. वो भी गोरे से यूके से पढ़ के आए हैं. मुझे ये बताएं कि अपना सलमान तनवीर, आप 2-wheelers देखते हैं जी. पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने कहाँ से एजुकेशन किया, कब स्टार्ट किया या अपने साथ प्रिंस के साथ इस 2-wheeler के साथ ऑटोमोबाइल्स में. और सेकंड ये कि क्या इम्पैक्ट किया कोविड ने 2-wheelers पे. मुझे तो खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो तो हर वक्त कहते हैं कि पाकिस्तान में तो देखें जी ग्रोथ देखें जी, इतनी मोटरसाइकिलें आ गई, इतने मोबाइल आ गए. लोगों के कोविड में तो असर उल्टा पड़ गया, इतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुई. प्लीज़ शेयर विद अस. थैंक यू एजाज साहब फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो. अच्छा, मैंने जो है अपना BSc किया है मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से. माशाल्लाह. आई ग्रेजुएटेड इन 2019. रिसेंटली यस. सो जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है मैं फ़ौरन जो है I came back to Pakistan and joined the family business, and I was assigned the 2-wheeler. My dad is the CEO of this company, and you're a director. I'm the director of sales and marketing. हालांकि मुझे लग रहा था कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी. आप तो यंग ना, कुछ लोग इस एज में तो पता पढ़ के कि इंटर्नशिप कर रहे हैं. यंगेस्ट CEO होंगे जिनका आप कर रहे हैं वैसे. हाँ, इंटरव्यू. तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लुकिंग आफ्टर द सेल्स, आफ्टर सेल्स, कॉर्पोरेट एंड ऑनलाइन एवरीथिंग. क्या डिमांड, क्या इम्पैक्ट क्या किया कोविड ने इस 2-wheelers पे, और क्या राइज आई क्योंकि पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है
और हर बंदे को ट्रांसपोर्ट पब्लिक तो फेल हो चुकी है, ठीक है जी, जितनी मरी जाए ऑरेंज ट्रेनें भी बन जाए क्योंकि पॉपुलेशन को नहीं वो कैटर कर सकते ना। तो टू व्हीलर एक अल्टीमेट, आप कहीं जाते थे पहले साइकिलें खड़ी होती थी किसी दफ्तर के बाहर, आपको बाइक्स खड़ी होती थी। क्या डिमांड आई और कैसे आपकी प्रिंस जो आपकी कंपनी है कैसे कैटर कर रही है और आगे क्या देख रहे हैं फ्यूचर? अच्छा, कोविड से अगर आप पहले देखा जाए तो सेल्स जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ चली गई थी। ओके। लेकिन कोविड के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका एक जो कहते हैं कमबैक बड़ा अच्छा हमने किया। ओके। क्योंकि कोविड के बाद आप अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें और बाकी इंडस्ट्रीज़ को देखें वो अब ग्रोथ की तरफ चली गई हैं, और क्योंकि ये एक नेसेसरी एक आइटम है, ये इस तरह एक वांट नहीं है किसी की, ये बहुत ज़रूरी है, तो जिसकी वजह से हमने कोविड के बाद इसकी सेल्स के अंदर इंक्रीज़ देखा। सेकेंडली, कोविड की वजह से जो हमें इशू आया वो सप्लाई साइड से आया। वो ये था कि रॉ मटेरियल इस वक्त जो है बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ग्लोबल खुल गया है, एक्सपोर्ट हो रहा है एलुमिनियम, स्टील, शीट, हर चीज़, तो जिसकी वजह से हमें जो है वो रॉ मटेरियल को सोर्सिंग के अंदर बहुत इस वक्त इशू आ रहा है, रॉ मटेरियल में, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन साइड पे इशू है, डिमांड साइड पे नहीं है। डिमांड साइड पे नहीं है? डिमांड साइड पे नहीं। डिमांड कितनी है आपने कैलकुलेशन की होती है पर एनम कितनी ग्रोथ है, इतनी डिमांड है? क्योंकि और भी कंपटीटर्स हैं आपके बहुत ज़्यादा। जी, कंपटीटर्स और भी हैं। अभी हम लोग तकरीबन 15,000 to 20,000 की जो है हम लोग सेल्स मंथली कर रहे हैं जी। और डिमांड कितनी है? डिमांड भी अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं जी, ओवरऑल मार्केट की बात करें, ओवरऑल मार्केट अगर आप 3 बड़े हमारे वो कर लें तो इस वक्त तकरीबन 3 लाख जो है वो डिमांड है। 3 लाख डिमांड है मंथली? जी। वाओ। सॉरी टू इंटरप्ट कि हम अभी रोड प्रिंस टू व्हीलर में सेकंड लार्जेस्ट नेशनल ब्रांड है पाकिस्तान का, आफ्टर होंडा इज इंटरनेशनल, वो जापानीज है, तो यहाँ पे यूनाइटेड एंड देन इट्स नंबर 1 यूनाइटेड है, और उसके बाद फिर रोड प्रिंस। जी, रोड प्रिंस टू व्हीलर के अंदर। और 15 से 20 हज़ार आपकी जो यूनिट्स हैं वो सोल्ड होते हैं जी पर मंथ। और आपकी सप्लाई साइड में चैलेंजेस आ रहे हैं? सप्लाई साइड में इस वक्त ग्लोबली चैलेंजेस है। जो एल्युमिनियम और वो का रिसोर्स उसको मसला आ रहा है, सप्लाई चेन ब्रेक हुई है, जी वो चाइना एंड एक्सपोर्टिंग टू चाइना। यस आई गॉट इट। अच्छा जी अदील, अपना मुझे अब आपसे ये सवाल ये पूछना है, कोई भी कंपनी को सक्सेसफुल चलाने के लिए और खासकर क्राइसिस में चलाने के लिए, क्योंकि जब कोविड आया तो लीडरशिप का पता चलता है किसी भी सीईओ की कैपेसिटी का, कि वो कंपनी का जो हेड है, जिसको हम एमडी कह लें, सीईओ कह लें, डायरेक्टर कह लें, हम सीमेंटिक्स में नहीं जाते लेकिन उसके रोल में जाते हैं। 3 ऐसी कोर कॉम्पिटेंसीज अदील आप बताइए किसी चैलेंज को फेस करने में, ओवरकम करने के लिए, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ सीईओ, क्या कोर कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए? ठीक है, पहली मैं तो देखिए आई वाज स्टडीड फ्रॉम लंदन और मैंने जो अपना मेजर्स है वो किया है ह्यूमन रिसोर्स में। माशाल्लाह। तो आई हैव ऑलवेज एडवोकेटेड दिस पॉइंट कि यू आर एज गुड एज योर टीम। ब्यूटीफुल। So the people you have around you matter a lot. आप किसी भी I think sports में भी कर लें तो it's not a one man show. It's you have to have your team together. Team play होगा तो होगा। तो मैंने तो जो 3 चीज़ें लोगों को obviously मेरे हिसाब से है वो ये है कि it's teamwork, जो आपके लोग आपके साथ हैं वो। Very good. दूसरा आपको ना वो होना चाहिए, you should change your color like a chameleon. आप rigid ना हो एक चीज़ पे। So if you want, you have to change according to the situation in hand. But this is situational leadership you need, कि आप सिचुएशन को रीड कर सकें। बिल्कुल। और उसके मुताबिक आप अपना प्लान को चेंज करें। बिल्कुल। मतलब आप एक चीज में स्टबर्न ना हो जाएंगे, जी नहीं मैंने इसी हिसाब से चलना है। जब आप देखेंगे आगे आपको नहीं आ रहा तो यू नीड टू चेंज योर, मतलब गोल्स ना बदलें, रास्ता चाहे बदलें। हाँ बिल्कुल। थर्ड इज ऑब्वियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना। देखिए ऑप्टिमिस्ट इन करंट सिचुएशन गिव यू एनर्जी। बिल्कुल, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे यू विल गेट द बैड वाइब्स। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत हर बंदा रहे, इससे ये होता है कि यू गेट दैट गुड वाइब, यू गेट दैट एनर्जी, यू गेट दैट मोटिवेशन। सुबह उठने का दिल चाहता है बेड से कि जी आज हम ले जाके कुछ करना। जबरदस्त। सेम राहिल टू यू दिस क्वेश्चन कि आप बताएं कि आप तो 3 व्हीलर्स में हैं, जब कैपेसिटी बढ़ती है, ऑर्डर्स बढ़ते हैं और उसकी कैपेसिटी कम हो, ऑर्डर हो, डिलीवरी का सबसे बड़ा कमिटमेंट होती है ना, कि आपने जो कमिटमेंट की क्लाइंट्स के साथ, उसने नहीं देखना कि आप रात को सोए थे कि नहीं सोए थे, या आपकी फैक्ट्री बंद थी या बत्ती बंद थी। उसने तो आपका अपने डीलर्स के साथ या अपने क्लाइंट्स को कमिटमेंट किया। तो क्या 3 कॉम्पिटेंस देखते हैं कि किसी सीईओ, किसी लीडर के अंदर होनी चाहिए? पहली चीज़ तो प्लानिंग
प्लानिंग होनी चाहिए एक सीईओ के Very अंदर. ही शुड बी proactive कंसिस्टेंट, हो. कांस्टेंट. हाँ, प्रोएक्टिव हो, उसको पता हो Force कि ही कर पहले सके. एग्जैक्टली फोर्स ना कर सके, और प्लान किया उसने हर चीज़ जो है ना, मतलब हर टाइम के ऊपर उसको पता हो कि अगर तो आपकी कैपेसिटीज़ बढ़ जाती हैं, ऑर्डर्स Very बढ़ good. जाते हैं, तो हमारा ये प्लान है इस फिगर्स के ऊपर भी. तो ज़बरदस्त. एक प्लान कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. दूसरी चीज़ आई वुड सेकंड अदील के जो HR है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन HR. आपकी HR अच्छी होगी क्योंकि दे आर द फ्रंट लाइन एंड दे आर द फ्रंट पीपल जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं हर Very जगह good. के ऊपर. तो उनके ऊपर जो है ना, आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसी भी CEO को. ठीक हो गया. एक प्लानिंग, एक HR डेवलपमेंट. HR जो, और दूसरा ये तीसरा भी है कि विजन बस क्लियर होना चाहिए एक बंदे का, कि जो विजन है जिसके ऊपर चल रहा है उसी के ऊपर टारगेट उसका वही होना चाहिए, और उसके ऊपर कंसिस्टेंट. ऐसे ना हो कि कहीं दूसरी जगह पे एक चीज़ पे फोकस अगर चल रहा है तो फोकस ही चले. ऐसे नहीं कि लेफ्ट राइट हो जाए किस सिचुएशन के ऊपर. हाँ, इंस्ट्रक्शंस वो आपने प्लानिंग की बात की, उस पे बड़ी प्यारी फेमस कोट है कि वी फेल टू प्लान, दैट इज व्हाई वी प्लान टू फेल. दैट्स नाइस. हम असल में प्लानिंग में फेलिंग होती है, जिसकी वजह से हम एक्चुअली फेलियर की प्लानिंग कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली. तो पॉइंट इज टेकन सर. सेम सलमान, आप बताएं, आप माशाल्लाह आपकी उधर से सप्लाई चेन ब्रेक हुई है, इधर से डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो क्या कैसी चैलेंज में सीईओ के अंदर क्या कोर कॉम्पिटेंसीज आप समझते हैं ज़रूरी हैं? आई थिंक सबसे पहले तो जो है वो आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट है. ठीक. आप अपने रिसोर्स को अपने सिचुएशन के हिसाब से देखें कि उस वक्त आपकी क्या पोजीशन है एंड व्हाट इज़ द प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 to 20 डेज. उसको देखते हुए जो है आप अपने क्लाइंट्स को कमिटमेंट्स करें और अपने बाकी रिसोर्सेज को उसी हिसाब से मैनेज करें. सेकेंडली आई थिंक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस आपके पास हमेशा होने चाहिए. जिस तरह अगर हमारे ऑर्डर्स जब कम हो रहे थे तो हमने ये देखा कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हुए और हम लोग ऑनलाइन दराज के साथ हमने कोलैबोरेशन की, ई-कॉमर्स पे गए, ई-कॉमर्स पर गए. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10% तक वहाँ पर अपनी सेल्स का 10% तो आपने अपने टेक्नोलॉजी ऑनलाइन मोटरसाइकिल्स बेचना शुरू कर दी. वाह. एंड थर्डली आई थिंक आदिल भाई की मैं जो है बात उसको ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है. अगर और आप डर नहीं सकते. कोविड एक ऐसी सिचुएशन थी हमारे लिए, सबके लिए एक नई थी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग डर चुके थे कि अब क्या होगा, क्या होगा. जी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने कज़न्स की मैं तारीफ़ करता हूँ और सबके चाचू और सब पूरी फैमिली का एक हम सब ने एक दूसरे को जो है सहारा दिया उसमें, और एक दूसरे की मदद की. किसी को किसी डिपार्टमेंट में इशू था तो दूसरे ने इशू सॉल्व किया. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ा अच्छा शो किया पूरी ऊपर सीनियर मैनेजमेंट पे. जी. और आपके लिए मैं यही फेमस जुमला जी बड़ा आजकल चल रहा है कि डर के आगे जीत है. डर के आगे जो डर गया वो मर गया. नहीं ये ना सिर्फ बेगम के लिए चेंज करना पड़ेगा. कहते हैं जो डर गया वो बच गया. ये सही है. ये घर में तो ये वाला आपको सही है. डर गया वो बच गया. अदील में समझ आ गई थी. जो डर गया वो, ये आपको मैंने चेंज कर दिया. मतलब पुराना ये जो डर गया ना पुराना हो गया. जो डर गया वही बच गया जनाब. सर अदील मुझे ये बताएं, प्रिंस को खासकर जो DFS के और ग्लोरी 580 को या आपके दूसरे जो ब्रांड्स हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स में इनकी ग्रोथ, इनके चैलेंजेस कहाँ देखते हैं? नेक्स्ट 5 ईयर्स क्या स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ है? देखिए करंट एट दिस मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं. वी गॉन इनटू बुकिंग्स. जो हमारी बुकिंग है वो 5 महीने तक चली गई हैं. सो इफ यू बुक आवर कार राइट नाउ यू गेट इट आफ्टर 3 months, 4 months or 5 months. इतना ऑन चल रहा है. ये आजकल का बड़ा वो है. ऑन की बड़ी गेम चल रही है. लेकिन ये इस वजह से क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में डिमांड काफ़ी बढ़ी है. 3 गाड़ियां बुक करवा लें, कसम से आपको फायदा होगा. हमें जो है वो प्रोडक्शन अपनी बढ़ानी है बेसिकली, जिसके ऊपर कैपेसिटी डेवलप करनी है और लोकलाइजेशन सबसे ज़्यादा करनी है कि पाकिस्तानियों को फायदा, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो. आप इंपोर्ट पे डिपेंडेंस की बजाय आपकी सब्स्टिट्यूशन डेवलप हो. बेसिकली पिछले 50 साल से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में असेंबली हो रही है, लोकलाइजेशन नहीं हो रही, गाड़ी नहीं मैन्युफैक्चर हो रही, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही. हम चाहते हैं कि जी हम लोकलाइज करें चीज़ों को, यहाँ ही रोजगार मिले, यहाँ ही फैक्ट्रीज विद ऑल एक्सीलेंस लेवल. एग्जैक्टली. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करके. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर कैपेबिलिटी है. ऐसे नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह वी विल बी देयर.
तो कर लेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि आप एक्स अमाउंट पे खड़े हैं तो 5 साल बाद कहाँ एक्स अमाउंट देखते हैं आप? कितनी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स देखते हैं? हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इट्स अबाउट 40,000 पर एनम। अभी तो हम यस दैट्स एनुअली, सो वी आर होपिंग टू अचीव दैट बाय दिस ईयर, प्रॉब्ली दिस ईयर इंशाल्लाह। कोशिश पूरी है कि हम इंशाल्लाह इस साल या अगले साल तक ये अचीव करें। सेम 40 विद द रेस्ट टू। और आप 5 ईयर में देखूं तो अगर ये 100 या 200 तक जाएगा अगर आप इसको विजुअलाइज करें नेक्स्ट 5 इयर्स ग्रोथ स्ट्रेटजी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा स्कोप है जी पाकिस्तान में। हर जगह ही विजन है पाकिस्तान, जिधर चले जाओ वो अपॉर्चुनिटीज का लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली, बिकॉज़ अब देखिए काइबर रेट भी कम हुआ है तो पीपल आर बैंकिंग के थ्रू ले रहे हैं, प्लस a lot of people are now investing in this। देखिए पहले हमारा एक टाइम होता था जब हमारे बड़े होते थे तो वो नई चीजों पे ना जल्दी स्विच नहीं करते थे, लेकिन जो यंगर जनरेशन है ना इट्स अ रिस्क टेकर, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल अडॉप्ट करती दे है। वांट, अगर वो देखते हैं देयर न्यू थिंग्स, देयर न्यू फीचर्स एंड देयर समथिंग बेटर देन बिफोर, वो उसके ऊपर जंप करते हैं। क्योंकि वो जो नई नस्ल है वो बेसिकली ना वो इनोवेशन पे बिलीव करती है। बिल्कुल, अगर आपने मार्केट के लीडर बनना है तो आप इनोवेशन नहीं करेंगे तो यू आर लैगर्ड, आप पीछे रह जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे। अब जैसे हमने जो नई गाड़ी इंट्रोड्यूस की है ग्लोरी 580 प्रो, तो उसमें एक फीचर है आई टॉक। उसमें ये है कि आप गाड़ी को कमांड करेंगे कि ग्लोरी, हाई ग्लोरी, ओपन सनरूफ, तो गाड़ी जो है ओपन आपका सनरूफ कर देगी। आपको कोई बटन वॉइस के साथ वॉइस कमांड है, जैसे आप मोबाइल का आपके सिरी होता है तो आप सिरी को कमांड करते हैं, या अलेक्सा होता है, तो जैसे गाड़ी के लिए भी आपका एक वर्चुअल असिस्टेंट है, Alexa open the window। so you don't have to touch any button। एक तो सेफ्टी की सेफ्टी कि आप कहीं हाथ नहीं लगा रहे, आपकी डायरेक्शन नहीं जा रही, दूसरा आप ये चीजें कनेक्ट करेंगे। पाकिस्तान में दिस इज द फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन इट्स बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कार। नहीं सर, पाकिस्तान में ऑलरेडी है, सिर्फ आपने फीचर चेंज किया है, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम बदला है। उस ऑलरेडी जो पाकिस्तान में जो कमांड करते थे बगैर किसी चीज के ना, वो चलता, उसका नाम शरीफ हस्बैंड था। सर आप कमांड दे। Same question from 3-wheeler and 2-wheeler। अच्छा नहीं मैंने इतने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए तो मुझे ना वो ना किसी ने पूछा जी कि अच्छा हस्बैंड की डेफिनेशन क्या है, जो आपने बताई ना सेम वही है कि कमांड दो चल पड़ता है। अच्छा वो ना कहते हैं अच्छा हस्बैंड ना स्प्लिट एसी की तरह होता है। कहते क्या मतलब? कहते हैं बाइक गर्म होता है, घर आते साथ ही ठंडा होता है अंदर से और चलता भी रिमोट से है। सेम क्वेश्चन आप मुझे बताएं 5 इयर्स में अपना जो 2-3 व्हीलर्स है इसकी डिमांड पर ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या देखते हैं? Currently, Jasa, we are producing around 25,000 units annually. आगे हमारा अगले 5 साल में इसकी कैपेसिटीज़ बढ़ाने का प्लान है। अराउंड हम इसको एनुअली 50,000 यूनिट्स पे लेके जा रहे हैं कि टोटल 100% होता है। 22, 23, 24 जी इसके अंदर उस पे ले जाएंगे। साथ ही हमारा जो है ना इसके ऊपर और डेवलपमेंट करने का प्लान है, अडैप्शन और करेंगे। जैसे 100 सीसी में है, हम 150 सीसी 200 सीसी इसके सीसीज़ की इंजन की कैपेसिटीज़ बढ़ानी है हमने आगे जाके अगले 5 सालों के अंदर। और साथ इसको हमने डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए तैयार कस्टमाइज़ कर देना है। अब अगर आप बोलते हैं कि हम मुझे जैसे वाटर टैंकर बनाना है तो हम उस पर वाटर टैंकर टोटल हम इसके ऊपर इंजीनियरिंग करेंगे यहाँ पे, और वो वैसे ही अपना R&D करके इसको, जैसे किसी ने बोला कि मुझे कैंटीन या बर्गर शॉप बनानी है तो हम उसी के अंदर किचन और उसको पूरा बना के फैक्ट्री से उसको कस्टमाइज करेंगे हर चीज जो जैसे वो चाह रहे हैं, जो चीज ऐड ऑन करनी है। कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, छोटे मिनी जो होते हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड है और बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। अब किसी को वो नहीं है, ऐसे चले जाए तो आपको वहां ट्रक शॉप्स मिलेंगे कपड़े लटकाने हैं तो करने ऑब्वियसली, हाँ जूते रखने, तो ये आगे जाके इसी का ही ट्रेंड है। बच गए इलेक्ट्रिसिटी से, बच गए छापों से, बच गए कि फलां महकमा आ गया जी हमारे पैसे, तो आपको 10 महकमों से जान छूटती है जी। और रिमोट होगा ना हर जगह, आज यहाँ कर लिया, दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, रात को अपनी ट्रक शॉप लगा दी, ट्रक शॉप लगा दी। तो हैरान होंगे कि मैं जब ये ऑफिस सेंटर में आग लगी ना जी, नाजिया ऑफिस सेंटर में आग लगी तो उसके बाद वो जो शॉपकीपर्स थे वो बेचारे सड़क पे आ गए। और मैं जब उस दिन गया उनसे कुछ चीज खरीदनी थी, और मैं तो ऑफिस सेंटर देख के अल्लाह से दुआ की अल्लाह आसानियां करे, लेकिन उनको 15 के करीब ना अपनी घरों से गाड़ियों पे, अपनी कार पर्सनल कार पे, क्योंकि वो एकदम करोड़पति जब बेचारे जमीन पे आ गए, वो ट्रेजेडी हुई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। अब उन्होंने अपनी गाड़ियों के पिछले डिक्कियां खोलकर उनको शॉप बनाई हुई थी। हाँ तो ये चीज उन्होंने वो पूरा डिस्प्ले सेंटर में नहीं, ये तुम्हारी गाड़ी तो कल्टस में तुमने कितना ज्यादा, हम क्या करें, सड़क पे कहाँ बैठे। और क्या उन्होंने अपनी शॉप के अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने कि चलो यार ये बेचारे गरीब हैं जिनको हम सर्फ दे देते हैं, आप गाड़ियों पे ना आप अपना सामान, कस्टमर जो आ रहा है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन टू यू,
टू व्हीलर्स की तो बड़ी मुझे लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर बंदे को जैसे मोबाइल चाहिए, जी ठीक है, इसी तरह हर बच्चे को एक बाइक चाहिए, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। इवन कि आप स्कूटीज का भी बताएं कि बहुत ज्यादा फीमेल्स, जैसे इंडिया में एक बहुत बड़ी चेंज आया, तो इसका नए ट्रेंड्स भी आ रहे हैं। खवातीन माशाल्लाह 50% है हमारी, तो उनको भी एटलीस्ट अर्बन एरियाज में तो दे आर लुकिंग फॉर। एग्जैक्टली क्या आपकी स्ट्रेटजी है? हमारी स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 5 years यही है, न्यू मॉडल्स के अंदर एक तो आना, जिस तरह स्कूटी हमने टेस्ट केसेस का किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी सोल्ड आउट। वाओ, कितने यूनिट्स हमारे तकरीबन अराउंड 300 यूनिट्स आए थे, सोल्ड हुए? जी वो एज अ टेस्ट केस हमने क्या लेकर प्राइस आए। रखी इसकी? उसकी हमने तकरीबन 1,05,000 रखी थी। वाओ, तो स्कूटीज तो बहुत डिमांड है आजकल, बहुत आगे होनी है डिमांड फ्यूचर है में, और आगे है, इसका ही स्कोप है। स्कोप है बहुत बड़ी आपकी कैटर होगी पॉपुलेशन। इसी तरह दूसरे मॉडल्स के अंदर भी हमारा 150cc वीगो है और 250cc टूरिंग बाइक है, जिसका क्योंकि जिस तरह टूरिज्म बढ़ रही है पाकिस्तान में, उस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टूरिंग बाइक्स का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम पूरा जो है 3S के पूरे एक सिस्टम के साथ, सेल सर्विस स्पेयर पार्ट्स के साथ जो है हम इसको यहाँ पर इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट 5 years के अंदर जो हमारे रेगुलर मॉडल्स हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर करें, जिस तरह गवादर, बलूचिस्तान एंड सिंध की मार्केट जिस तरह रोड पेंस की कम थी, तो हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि वी गो इनटू दैट मार्केट। उसमें भी आप जाएंगे? जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। साइकिल में भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल साइकिल बच्चे बड़े, आपको कि यूरोप में तो जाते हैं, आप सारे साइकिलें यूज कर रहे होते हैं, इधर नहीं इस तरफ आ रहे। अब हम ऊपर जाते हैं जहाजों की अब ऊपर ज़्यादा की I have a related मजे की बात है 40% यूरोप में साइकिल पिछले साल से ज्यादा इंक्रीज हुई है इनकी प्रोडक्शन, तो सेल हुई, क्योंकि लोगों ने वो ना साइकिल शुरू कर दी है, हैप्पी ऑर्गेनाइज होता है ना, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ आए ना लोग। सर शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे वन, ताकि हम क्लोजिंग। अगला एक और चीज़ है कि हम आगे जाके इलेक्ट्रिकल के ऊपर आना चाह रहे हैं, जो ईवी सारा है। हाँ, देखिए इस वक्त अब आगे जाके 3-4 कंट्रीज जैसे में जिन्होंने लीड ली है, जिन्होंने 30-40% उन्होंने राइज किया ये जो इलेक्ट्रिक में, वो चाइना में इटसेल्फ रेवोल्यूशन आ चुका है। हम लोगों ने जो है वो पहली ईवी गाड़ी जो है वो असेंबल कर ली है पाकिस्तान, कर लिया जी बिल्कुल। अभी टेस्ट ड्राइव्स हो रही है उसकी, और गवर्नमेंट तो सपोर्ट भी कर रही है इस पे बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा जी आपके अभी वो एफबीआर या टैक्स और ये एक्साइज ड्यूटी और ये उसमें उन्होंने माइनस किया कि चलो प्रमोट करें सेक्टर को ना, तो फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक, हाँ। दुनिया भर में तो इलेक्ट्रिक हो गया है, हमारे हम जरा पीछे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पॉलिसी आई है इसके बाद हम देख रहे हैं कि वी गोना मूव फास्ट। जो नई कंपनीज हैं, एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन ईवी नाउ। अदील, आपने बाहर से पढ़े, आप इधर आके माशाल्लाह आपने 4 अपना आगे अपने व्हीकल्स में, आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि सीईओ की सबसे बड़ी जो स्किल है, एबिलिटी है, वो है डिसीजन मेकिंग, स्पेशली इन डिफिकल्ट टाइम्स। आपने अपनी लाइफ में पिछले अगर चले जाएं 10-15 साल की जो प्रोफेशनल लाइफ आपने गुजारी, डिफिकल्ट 1-2 डिसीजन कौन से किए? लेकिन डिफिकल्ट डिसीजंस जो है ना लाइफ में तो काफ़ी होते हैं और बिजनेस में भी काफ़ी होते हैं। लेकिन मेरा समझना ये है कि अगर हम एज अ कंपनी, क्योंकि वी आर अ जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड वी ऑल वर्क टुगेदर, तो हम लोगों के हर बंदे के पास एक एक डिवीजन जो है वो हमको दिया होता है कि जी आप ये संभालें। सो वी ऑल पुट आवर बेस्ट इनटू इट एंड वी वर्क हार्ड। और मेरा था कि इनिशियली व्हेन आई वाज गिवन अ बिजनेस, एक बिजनेस था, आई वाज वर्किंग हार्ड ऑन इट, बट क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो सही तरीके से चल नहीं पा रहा था, तो rather than holding on to it, I think it's better that I gave it to the next person who can do it better than me, rather than holding it और अपनी एक जागीर बना के रख लूँ कि नहीं ये जी मेरी जागीर है। तो what I propose और जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि if it's not working under one leadership, we give it to the next leader who we think can do it better than me. So never hold it grudge कि जी मेरे से ये चीज़ ले ली गई है, मैं ही करूँगा। तो और फिर उसके बाद आप अपनी उन चीज़ों को करें जहाँ आप बेहतर कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई टुक इन, आई डिड मच बेटर इन इट एंड मच देयर वाज अ लॉट ऑफ सक्सेस इन इट। क्योंकि आपको जब दफ्तर आना पड़ता है ना, जब बंदा ऑफिस से, जब घर से ऑफिस आता है, तो घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो अपनी ईगो रखनी पड़ती है। अगर आप ईगो के साथ आएंगे ना, तो ना आप कस्टमर सर्विस कर सकते हैं, ना टीम। तो पाकिस्तानियों के ना ये है ईगो मैनेजमेंट। मैं तो कहता हूँ कि अपने सीईओज को मैं कहता हूँ यार आप अपना, अगर आप अपने छोटी छोटी आप अपना क्या कहते हैं लिटिगेशन में चला जाएगा, लिक्विडेशन बिजनेस के अंडर पे जो होता है, सक्सेशन प्लानिंग इतनी जरूरी है बिजनेसेस के लिए। वरना मैं नराला की अक्सर केस स्टडी शेयर करता हूँ कि कितना बड़ा ब्रांड था,
नहीं देखिए, चला गया। अगर कोई सीईओ आपको यहाँ बैठ के बोले ना कि वी हैव हैड नो फेलियर्स एंड ओनली सक्सेसेस, so नो वो तो झूठ है। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस होल थिंग, यू हैव टू हैव द फेलियर्स, आपने वो भी चखना है, आपने उसकी कामयाबी भी चखनी है, लेकिन आपको यू फेलियर्स को साइड पे करके अगर आप साइड पे नहीं करते और आप आगे नहीं मूव करते देन यू कांट रीच। बड़ी सही बात की सर आपने डिसीजन मेकिंग लाइफ में शादी के अलावा। शादी के अलावा वो भी बहुत बड़ा डिसीजन है। आपने मेरा आंसर चुरा लिया। तो मेरा आपने लाइफ शेयर हुआ। नहीं सही कह रहे हैं आप। हाँ, दो डिसीजन ऐसे जो डिफ़िकल्ट थे, वो नॉर्मली इतने ज़्यादा तो नहीं। जब अपना MSc कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तब था कि मैं कोई जॉब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहले आके फिर फैमिली बिजनेस ज्वाइन करता, तो हाँ वो मैंने फिर थोड़ा जल्दी कर दिया। मगर दिस इज़ ऑल्सो गुड, मगर वो एक डिसीजन था, डिफिकल्ट डिसीजन था जो मेक करना था मैंने, स्विच ओवर। सेकेंड वॉज आई वॉज इन कराची, मैं कराची रहा हूँ अपनी सारी ज़िंदगी। आई हैड टू मूव टू लाहौर, दैट वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट डिसीजन। हाँ, आई एम फ्रॉम कराची, मतलब अब तो 3-4-5 साल हो गए। हाँ, अब हो गए हम कराची वाला। हाँ, तो दैट वाज अ डिसीजन। अदील आल्सो इज फ्रॉम कराची और ये भी मूव हुआ पहले ही। ये ना बेसिकली कराची वालों को एक प्रॉब्लम ये है कि कराची वाले कहते हैं कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग। हाँ, उनका कॉर्पोरेट कल्चर है ना वहाँ। और पाकिस्तान लाहौर तो है एग्रीकल्चर, जहाँ सब एग्रीकल्चर ये एग्रीकल्चर है, वो कॉर्पोरेट कल्चर है। कॉर्पोरेट कल्चर है। हाँ, टू डिफरेंट वर्ल्ड्स है और आपको एडजस्ट होना जरा मुश्किल है। अब वो कराची वाले लोग नहीं कहेंगे आओ रोटी खाएं, खाने पिए, मुझे बात करो बिजनेस की। और लाहौर वाले सबसे पहले उनका जुमला होगा यार पहले आओ खाना खाते, पहले खाना खाते हैं उसके बाद। हाँ, तो ये एक मेजर डिसीजन था। हाँ था तो उसमें। सलमान आपका आपको नंदन नहीं रहा कि यार आपको दिल नहीं किया कि वहीं इतनी खूबसूरत जगह। मेरे लिए सबसे मुश्किल डिसीजन ये था। यही था क्या है क्या ना है। वहाँ से वो सेंट्रल लंदन के अंदर बात छोड़ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के वो सारी कैनरी वॉर्फ में अपार्टमेंट भी था। तो फिर तो वो तो ब्यूटीफुल हाँ, वहाँ से जैसे ही और नमक यूनिवर्सिटी जाना होता था तो फिर बंदा कहता था कि वाह वाह बड़ी प्यारी। वहाँ तो ऊपर से ना वो दरिया भी नजर आता है ऊपर से रात के टाइम, बड़ी प्यारी जगह वो। तो ये मुश्किल फैसला था। अच्छा जी, अभी दो अगेन छोटा सा क्वेश्चन। गुस्सा जो होता है जी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बंदा रहे और एंगर स्ट्रेस ना हो ना मुमकिन है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में खासकर और जहाँ डेडलाइंस के साथ काम करना होता है, तो सर एक और आपकी टीम वो उस प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो बाहर के मुल्कों में देखते हैं ना, वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी उनके स्किल का जो लेवल है। तो सर गुस्से को आ जाए तो कैसे मैनेज, कोपिंग स्ट्रैटेजी क्या है अदील आपकी? देखिए कोपिंग स्ट्रैटेजी कोई ऐसी स्पेशल तो नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि मैं बहुत अग्रेसिव नहीं होता अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। अगर कोई ऐसी हो जाए, आई हैव देम ऑन अ पॉइंट सिस्टम कि भाई अगर आपने कुछ की है, एक गलती की है, 2 स्ट्राइक की हैं, 3 स्ट्राइक की हैं, तो मैं स्ट्राइक्स गिनता हूँ। उसके बाद फिर मेरे जो लीनेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं ज़्यादा ये नहीं है कि डांटता हूँ या वो करता हूँ, मैं स्ट्राइक सिस्टम रखता हूँ कि मैं कहता हूँ यार एक गलती हो गई, 2 गलती हो गई, बस फिर तीसरी हो जाए तो फिर मैं कोई भी आगे आ जाए तो फिर मैं उसकी लीनियंसी Very good. Your coping strategy of managing anger. Coping strategy is that I have to face this situation more often. Yes. तो इसलिए इसमें ज़्यादातर यही होता है कि मैं ज़्यादातर चुप कर जाता हूँ, ज़्यादा दूसरे वेज आउट ढूंढ लेता हूँ कि मैं सही तरीके से, या पानी पीते हैं, जॉगिंग करते हैं, मैं निकाल देते हैं। गुस्सा तो ऐसे ही है कि अकेले कमरे में बैठ के चीखता हूँ बस, दैट्स इट। और तो दूसरा लोगों के ऊपर जाता है। हाँ, और जो जर्मन्स ने अमेरिकन्स ने वो एंकर रूम्स बनाए होते हैं, वो एक लगा के उन्होंने सैंड बैग लगाते हैं, वो अपना जाके वो कैथारसिस करते हैं। मैं तो आपको भी ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपने बाकी सारे कोर्सेज किए हुए, ये एंगर मैनेजमेंट का जरा यहाँ पे करें कि हम अपने जो है ना, अच्छा है एंगर मैनेजमेंट तो अच्छा, उनके बच्चों को करते हैं। हाँ, अपने बच्चों को नहीं होता। अच्छा तो मेरा बेटा बैठा इसलिए मैं क्या दूंगा। अच्छा सही जी कहते हैं कि बाबा आप मेरा गुस्सा काबू नहीं करा आता हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे ना वो खा के ना ऐसे जंक फूड खा के, और इनकी जो बॉडी की केमिस्ट्री बदल चुकी है, वो एकदम ना एक इम्पल्सिव बिहेवियर हो गया इनके बच्चों का। आजकल की नई नस्ल ना वेरी इम्पल्सिव। आप पापा जी है ना, अगर आपका बच्चा ग्रोइंग अप है तो अगर आप उसकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, कुछ ऐसा बर्गर नहीं खिलाएंगे तो वो हाइपर हो जाता है। वो एग्रेसिव आप पबजी और वो कॉल ऑफ ड्यूटी खा खा के देख के ना उनकी वो जो कंटेंट देखते हैं वो, और जो खाना खाते हैं वही। मेरा 2 साल का बच्चा है, 2-3 साल का, मतलब वो हाँ उसको खाना नहीं दो या मतलब कोई जंक फूड नहीं दो तो वो कहता है आई विल गिव यू टू द मॉन्स्टर, आई विल लॉक यू। हाँ
तो ये तो सारा है आजकल के चक्कर बच्चे आजकल। वो पुरानी नस्ल को और थी, वो चली गई जो बैंडी गाने वाली थी। सलमान, आपकी क्या स्ट्रेटजी है गुस्सा और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? मैं तो रेगुलर जिम जाता हूँ निकाल देते और हैं अपना स्ट्रेस और एंगर जो है ना वहाँ पर बस छोड़कर वापस पे घर आ जाता हूँ। वाह, मतलब खूब सही वर्कआउट होता है। जी पूरा मेरा ट्रेनर कराता है या खुद करते हैं? नहीं, मैं अब खुद ही कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और मतलब फुल 45 मिनट्स का कोई होता है? जी मेरा एक है पंचिंग बैग पे लगा रहता है ये। वहाँ पर ऑफिस, मैं सीधा ऑफिस से जाता हूँ, पहले घर नहीं जाता। वाह, अभी लगता है आपकी शादी नहीं हुई है ना? वही है ना, इसलिए तो अच्छा, कहता कहता कि मैं गया। और क्योंकि एंकर जो होता है ना रुकता नहीं है, एंकर ना फ्लूइड होता है इन नेचर। एंकर जो होता है ना अपना रास्ता ढूंढता है, वो ट्रांसफर होना चाहता है, जिसको हम अंग्रेजी में स्केप कोटिंग कहते हैं। हर बंदा कोई ना कोई स्केप गोट होता भी है और कर रहा होता है। सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? आपको सक्सेस को कैसे अपने किन वर्ड्स में अदील अपने डिफाइन करेंगे? सक्सेस, आई थिंक मैं उसको ये कहूँगा, सक्सेस ऑलवेज कम्स आफ्टर फेलियर। सो फेलियर्स अगर आपके नहीं हैं तो तब तक यू कांट रीच टू सक्सेस। So they will be failures. Just you need to take them on the chin और उसके ऊपर keep fighting, get up and keep fighting. मतलब जो है ना, जैसे कहते हैं ना, गिव अप नहीं करना और बाउंस बैक करना। Quitter, you can never be a quitter. You can never. अगर successful होना है, if you want to be a leader, you must not be a quitter. कहते हैं winner is not quitter and quitter is not cannot be winner। मेरा तो 3 चीज़ें अगर वो सक्सेस के ऊपर हैं तो वही मैंने पहले भी आपको बताया कि कंसिस्टेंसी, विजन एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मतलब रिस्पेक्ट का एक लेवल होगा तो यू विल गेट सक्सेस। हाँ, बड़ी प्यारी बात की। हाँ, तो आपने बड़ों की इज्जत करना और ये सारी चीज़ जो है ना, दिस इज द कोर। क्लाइंट्स की, हाँ, वो चाहे छोटा हो, चाहे वो जैनिटोरियल हो, चाहे कोई बहुत बड़ा कोई अमीर क्यों ना हो, इसमें क्वेश्चन ऑफ नॉट वेल्थ नहीं है, बट क्वेश्चन ऑफ आपकी एज है, आप रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर का एक पार्ट है ये। पार्ट है, हाँ। तो इसके ऊपर बामुराद सही बात है। Your answer on this, what is that Salman's recipe of success? Success for me is being humble. Very good. आप फेलियर है या आप सक्सेस, आप जब भी किसी भी सिचुएशन में हो, बी हम्बल। जब आपको कोई अच्छी एक चीज़ मिल गई है तो डोंट ब्रैंक अबाउट इट। जब आप फेलियर तो आप ये बिल्कुल डिसहार्ट नहीं हो जाए, ऑप्टिमिस्ट रहें कि लेट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, लेट्स डू समथिंग न्यू। वेरी गुड, ये बहुत प्यारी बात की। ये पाकिस्तानियों का ना, कोई बच्चा, जैसे हम एंगर की बात की कि छोटे बच्चे के अंदर भी बड़ी ईगो है। एंगर का बड़ी लोग मैं बड़ी है। आप सोच, सर्विस इंडस्ट्री में तो मैं होती ही नहीं है। उसमें तो यस सर, जी सर, आप ठीक कहते हैं सही है। उसमें तो आपको बहुत हम्बल होना, पाकिस्तान में ह्यूमिलिटी जो है ना, अपनी मैं को मारना होता है उसमें बहुत, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात सुन लीजिए आप सारे, ये है जो मैं के मारे बगैर आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते या स्टार्टअप बन सकते हैं। अदील, एक कहते हैं कि जो लीडर्स होते हैं ना, कि ग्लोबल जो सीईओज हैं, लीडर, वो रीड दे 50 बुक्स एनुअली ना, उनका एक एसओपीज है या उनका एक लाइफस्टाइल है। आप लंदन से पढ़े हो, अच्छी बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा, आपने पाकिस्तान आए, आपको 1-2 किताबें रिकमेंड करी मैनेजमेंट पे, लीडरशिप पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे या सेल्फ के ऊपर, डेवलपमेंट पे, क्योंकि यहाँ सेल्फ डेवलपमेंट की बड़ी कमी है। लोग नहीं वो पढ़ते, वो आर्टिकल, कोई मैगजीन, कोई बुक, ताकि हम उसको लिख सकें, देख सकें, बच्चों को पढ़ाएं कि ये किताब पढ़ेंगे, वो सीईओज पढ़ते हैं। योर एनी 2 बुक्स 3 बुक्स? देखिए, एक तो अभी हम जैसे ये बात कर रहा था कि ईगो और उस चीज़ को देख के जो सेल्फ राइशियस होना चाहिए, तो उसके लिए जो बुक अभी हम बात भी कर रहे थे, रिच डैड पुअर डैड, माय ऑल टाइम फेवरेट, एक तो वो बुक है जो आप जरूर पढ़ें। अभी जो मैं आपको बताया था कि जो डिसफंक्शनल टीम, बिकॉज आई बिल्कुल मैं अपनी टीम वर्क के ऊपर बहुत करता हूँ, तो जो डिसफंक्शनल टीम के ऊपर जो तो ये टीम को बताएं, डिसफंक्शनल टीम जो होती है, क्योंकि पाकिस्तान में ना लोग ना इंडिविजुअलिस्टिक हैं, टीम के साथ काम करना भी सीखते नहीं है। ऐसे ही। तो क्या कभी कुछ डिसफंक्शंस क्या है जो टीम सक्सेसफुल विनिंग टीम नहीं बन पाती? आप अलाइन नहीं होते जी, आपका विजन अलाइन नहीं होता। बात सबसे बड़ी ये है कि जो अगर एक टीम है और आप आपका विजन कुछ और है और आपके दूसरे बंदे का विजन कुछ और है, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। तो विजन अलाइनमेंट जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप देखें, अपनी गाड़ी भी जब आपकी अलाइनमेंट ना हो तो गाड़ी इस तरफ मूव हो रही है, तो अलाइनमेंट हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको एक अच्छी टीम बनना है तो आपको विजन। वो किताब जो डिसफंक्शन जो 5 टीम्स, आपकी सर जी 1-2 किताबें? मेरी एक किताब तो है द शू डॉग बाय फिल नाइट, ही इज़ द फाउंडर ऑफ नाइकी। अच्छा, हाँ, उनकी एक किताब है एंड दैट्स अ मस्ट रीड। कि उसके ऊपर वो सारा बताते हैं कि फ्रॉम इट वाज अ वेरी स्मॉल शू ब्रांड एंड नाउ इट्स द नंबर 1 शू ब्रांड इन द वर्ल्ड।
नाइकी, तो उसके बारे में कैसे उन्हें अडेप्ट किया सिचुएशन से और कैसे देखा और फिर अब मार्केट लीडर बन गए। तो एक वो है। और लीडरशिप के ऊपर अगर देखें तो लीडरशिप के ऊपर बॉर्न टू बी हैंग्ड है बाय साइदा हामिद जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर है। हाँ, वो बॉर्न टू बी हैंग्ड, तो दैट इज अ गुड बुक ऑन लीडरशिप, हाउ ही लेड द पार्टी एंड एवरीथिंग अबाउट जुल्फिकार अली भुट्टो। तो दैट्स दैट्स अ वेरी नाइस एक किताब ना जो आपने नाइकी की बताई ना, मैं इंस्पिरेशन हुई थी जो एडिडास एक बहुत बड़ा जैसे नाइकी एडिडास, जी जी। तो वो मैं अक्सर एंटरप्रेन्योर्स को कहता हूँ, जब आप नाम रखते हैं ना किसी कंपनी का, कोई आपका जो लोगो या ब्रांड नेम बनता है बाद में, जैसे मैकडॉनल्ड है, जैसे KFC, तो वो उसने वो एडिडास का एक जो ब्रांड है, कैन यू सलमान पता है किसने रखा था उसका नाम? एक स्कूल के एक बच्चे ने, उन्होंने कंपटीशन कराया, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, और उस उनके स्कूल उन्होंने कहा कि इस ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड में स्पेशलिस्ट रखे, लेकिन नाकाम हो गए। एक बच्चे ने नाम लिखा, ठीक है, उसका एडिडास, और एडिडास का मतलब होता है, उसने बच्चे ने वन वर्ड लिखा, आर डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट, उसको इकट्ठा किया तो एडिडास होना है। वाओ, इंस्पिरेशनल। है। वो जो क्रिएटिविटी जो बच्चों के पास होती है, हाँ, बड़ों में भी बड़े वही बात, बुजुर्ग हो जाते हैं तो क्रिएटिविटी इनोवेशन बंद हो जाती है। आप कैसा जी कोई बुक रिकमेंड करेंगे? One of the first books that I read was on self-development, 7 Habits of Highly Effective People. Beautiful. And Alhamdulillah, I had the privilege of taking training. तो कोई एक लाइन बता दें, कोई एक चीज हैबिट बता दें जो आप समझते हैं कि अगर वो आज हम सुन लें, सीख लें और अडॉप्ट कर लें 2021 में, तो लाइफ चेंज हो जाएगी। Begin with the end in mind. वाओ, वही आपका विजन होना चाहिए। Vision. Begin with the end in that mind. is you creating your mission statement. उसके बगैर आपकी कामयाबी जो ना, बस हम बस वही डायरेक्शनलेस हो जाएंगे। सर लास्ट में बताइएगा मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म पाकिस्तानियों के लिए। इतनी ज़्यादा, जैसे आपकी माशाल्लाह पहले हिट पड़ी, बाद में आपने हायरिंग भी की, अदील आपकी माशाल्लाह कंपनी में अंदर अब आपने काम कर रहे हैं, क्या बच्चों को मैसेज देते हैं ऑप्टिमिज्म का? पाकिस्तान में भी देखो हम काम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के जो है ना वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। क्या ऑप्टिमिज्म जो आपने कहा बच्चों से शेयर करना चाहेंगे क्लोजिंग पे? बस ये देखें, आप हर बंदे के अंदर ना एक टैलेंट है। हम पाकिस्तानी के अंदर माशाल्लाह बड़े टैलेंट्स हैं, और हमें बस ना सही तरीके उसको यूज़ करना है, सही जगह जाके। प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहाँ वो आ सके। अब जैसे माशाल्लाह मैनेजमेंट हाउस है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आके आप CEO से मिलें, लोगों से मिलें, और माशाल्लाह मैंने सुना है कि नया कैफ़े भी खोल रहे हैं, तो यहाँ लोग आएँ, यहाँ सारे CEOs आते हैं, हमसे आके आप मिलें, और आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगी, एक जगह मिलेगी जहाँ आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव तरीके से लगा सकते हैं। और आपका जिस चीज़ में आपका टैलेंट होगा या आप एक्सेल करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए आपके लिए एक वे बनाएंगे, एक रास्ता बनाएंगे। ज़बरदस्त। आपका विजन ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉर द यंग पीपल? यंग के लिए मेरा यही है कि ज़्यादातर वॉट एवर योर पैशन इज़, उसको आप जो है ना इन ओपन आके उसको करें। मतलब जैसे जो भी चीज़ आप पसंद करते हैं या कुछ है, तो उसको जाके उसी का काम करो, उसी से आप वेल्थ जनरेशन भी कर सकते हैं। जैसे तो अपने पैशन को जो है ना, बहुत से लोग दबा लेते हैं, नहीं करते अपना पैशन को वो, मगर पैशन करे फेलियर होगी ऑब्वियसली, सक्सेसेस तो नहीं है, मगर यू शुड डू दैट। सलमान, योर फाइनल वर्ड्स फॉर यंग पीपल? मेरे ख्याल से जितने भी यंग फोर्स है और वो इस पढ़ाई के बाद अब जॉब लाइफ में आ रहे हैं, तो सबसे जॉब नहीं है, ये कह रहा हूँ कि ये इसका क्या, ताकि वो कुछ करें, ताकि वो अपनी लिए ज़िंदगी रोज़गार अपने पाँव पे खड़े हो सकें। सबसे पहले तो जो पहले बात रिपीट की थी, ईगो, कि मैं इस जैसे पढ़ कर आया हूँ तो मैंने इधर नहीं जाना, तो मैंने ये करना है। सबसे पहले इसको तो मार दो। आपने आपको जितनी भी सैलरी मिल लिया, आप एक बार आए, सीखें, एक्सपीरियंस हासिल करें, और उसके बाद जो है आप अपनी फिर टर्म्स एंड कंडीशंस पे दूसरी स्टेज पे आप लेके आए, वो बाद में जाए, लेकिन शुरू में जो है आपको जो है छोटा बन के सीखें, तो उसके बाद फिर आपको राइस मिलता है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने देखा कि टाइम क्योंकि पॉजिटिव थी, मैं ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जा पाया, तो ये जब हमने रोड प्रिंस और प्रिंस के आगे जो 4 व्हीलर 3 व्हीलर 2 व्हीलर्स की एक जर्नी भी देखी, कोविड को भी डिस्कस किया, चैलेंजेस को भी, अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिस्कस किया। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो इंस्पिरेशन मिली अदील से, राहील से और सलमान से, वो ये था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं तीनों को अगर 3 वर्ड्स में अगर सम अप करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्लानिंग, आपका विजन, कि आपने जाना कहाँ है। डायरेक्शनलेस कौम है, यही बच्चों का हमारा प्रॉब्लम है कि टैलेंट भी बहुत है लेकिन
उनके पास प्लानिंग की कमी है। सेकंड चीज़ जो हमें सीखनी है, जबकि मुझे सलमान से बात पिक करता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी ह्यूमिलिटी को मैनेज करना, डाउन टू अर्थ जिसे कहते हैं एटीट्यूड, वो हमें चाहिए। हमें बड़े ईगो के साथ हम अपना काम नहीं कर सकते। सीखने का जब तक हम मार नहीं खाते, छोटे होकर नहीं काम सीखते, हम बड़े नहीं बन सकते, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं कर सकते। फिर मैंने ग्राहिक का एक पॉइंट मैंने आपको शेयर करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वन ऑफ द टॉप, जो नंबर 1 अगर आप इजाज़त दें, वो है रिस्पेक्ट। वी शुड शो रिस्पेक्ट टू आवरसेल्फ फर्स्ट, फिर अपने बड़ों की रिस्पेक्ट, फिर अपने क्लाइंट्स की, अपने बिजनेस की रिस्पेक्ट, फिर अपने मुल्क की रिस्पेक्ट। तो ये जब तक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं होगा, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लास्ट में मैं एक जो अदील से एक चीज़ मैं पिक की, वो बहुत बड़ी है कि जब तक हम टीम डेवलप नहीं करते और टीम का डायनामिक्स के साथ काम नहीं करते, जितना मर्जी आपके अंदर विजन हो, आपके अंदर सोच बड़ी हो, आपका आइडिया बड़ा क्रिएटिव हो, आप उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास टीम नहीं होगी और आप उसके अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे और वो टीम को लेके नहीं चलेंगे, आप एक बड़े लेवल पे कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आज का सेशन जो कॉफी विद सीईओ, 3 CEOs, तो आप इसको CEO टुडे टीवी पे देखिएगा हमारे साथ, यूट्यूब पे हमारे 500 वीडियोस हैं और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा, इनकी जो सक्सेस स्टोरी, इनकी जो पूरी फैमिली की जो है, वो इंशाल्लाह हमारी अपकमिंग बुक 100 CEOs और मैगजीन CEO टुडे में भी आप इनको सेपरेटली हम उसको शोकेस करेंगे। और प्लीज़ ये ना सबसे जो ज़िंदगी में सीखना है कि मायूस नहीं होना, क्योंकि ऑप्टिमिज्म जो होता है ना, ये है कि अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो एनर्जी सक हो जाएगी, अगर पॉजिटिव होंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो एनर्जी की है, तो अपने एनर्जी रखिएगा। इजाज़त दें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।